हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ। करंट का बहुत ही लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जो नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा जो बनाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इन सब बातों में आपके आज के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बीएड, सीटेट या यूटेट की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, या और भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा नीति से संबंधित उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, किसकी अध्यक्षता में रिपोर्ट पेश की गई है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। करंट का ये आपके पास लेटेस्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज इसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लाई गई है, ये सबसे पहले 1986 में इसका प्रारूप 1986 में तैयार किया गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो 1986 में इसको तैयार किया गया था और 1992 में फिर से इसको अपडेट किया गया, ठीक है। 1992 में इसको अपडेट किया गया था। देन उसके बाद 2016 में, सॉरी, उसके बाद 2016 में जो कैबिनेट सचिव थे, कैबिनेट सचिव थे 2016 में, पूर्व कैबिनेट सचिव उसको बोल सकते हैं, TSR सुब्रमण्यम। TSR सुब्रमण्यम, जो कि अभी देहांत उनका हो चुका है, तो स्वर्गीय हम बोलेंगे। कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक नई शिक्षा समिति बनाई गई थी, जिनको अपनी विकास जो क्रम जो भी था उससे जुड़ी समिति ने रिपोर्ट अपनी देनी थी। तो ये रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। देन उसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर ये हो गया, इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। देन उसके बाद फिर से 2017 में एक नई समिति, यानी कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक शिक्षा नीति प्रारूप की एक समिति का फिर से गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट 31 मई, देखिए आपके पास ये फैक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, 31 मई 2019 को के कस्तूरी रंगन की समिति ने शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। तो सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, क्योंकि जो शिक्षा का जो विषय था वो मानव संसाधन मंत्रालय के विकास के अधीन आता था, ठीक है। लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहला पॉइंट आप इसको ध्यान रखिए। पहली बात, आपको 1986 में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। 2016 में फिर उसके बाद आया था कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने दिया था। देन उसके बाद फिर से 2016-17 में फिर से इसको, या 17 में बोल, 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो समिति की अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संसाधन मंत्री को, जैसे मैंने आपको बताया था कि 31 मई 2019 को उन्होंने सौंप दी थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। तो बुधवार को, तो चूँकि 34 साल के बाद एक नई से एक ऐतिहासिक दिन ये रहा है, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर हुए हैं। क्या क्या बदलाव, मैं 1 बाय 1 पॉइंट आपके पास समझाऊंगा, ठीक है। बदलाव किए गए, बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा, एक ही नियम बनेगा। पढ़ाई जो बीच में छोड़ने पर, अगर कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको फिर से क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने 4 साल का आप डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन आपने 1 साल का ही डिप्लोमा किया। 1 साल आपने क्या, आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, मैं कोई दूसरा कोर्स करता हूँ, तो आपको 1 साल का भी डिप्लोमा मिलेगा जितना आपने किया हुआ है, ठीक है। 2 साल का आप करेंगे तो भी आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऐसे आप डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे खास रहे हैं इसकी चर्चा के लिए, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो पॉइंट सबसे पहले ये है कि स्कूलों में 10+2 जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10+2 की जो व्यवस्था थी उसे ख़त्म कर दिया गया है और अब शुरू किया गया है 5 धन 3 धन 3 धन 4, 5+3+3+4। अब 5+3+3+4 क्या है, तो पहला जो 5 ये है, तो पहले के 5 साल जो होंगे बच्चे के, वो प्री प्राइमरी के 3 साल, ठीक है, प्री प्राइमरी के 3 साल, मतलब LKG UKG जो भी होगा, तथा कक्षा 1 और 2 तक का ये फाउंडेशन रखा गया है। ये फाउंडेशन स्टेज के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मतलब जो बच्चों का जो पढ़ने का जो होगा, यानी कि 3 से 8 साल तक बच्चा क्या होगा, 3 से 8 साल, देखिए आपके पास ईयर में भी इसने दिया हुआ है, जिसके अगर मैं बताऊँ उसका आपके पास इसका जो मेन जो जरिया जो उसने किया हुआ है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था की गई, 3 से 8, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, ये आपके 3 स्टेज हैं, जिसमें 5, 3, 3 और 4 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि इन 5 सालों में जो पहले 5 साल होंगे वहाँ पर बच्चा क्या होगा,
कक्षा प्री प्राइमरी स्कूल में इसका आंगनबाड़ी हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सारी चीज़ें सब पे शामिल है। देन इसके बाद क्या होगा, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, कक्षा 1 और कक्षा 2 तक, मतलब 3 से 8 साल तक जो बच्चा होगा, 8 वर्ष का जो बच्चा होगा, वो तब तक सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास तक ही क्या होगा, उस चल जाएगा। ठीक है। और इसको और सरल माना, इसका पाठ्यक्रम जो होगा, इसका जो फाउंडेशन स्टेज होगा, नेम देखिए, फाउंडेशन स्टेज मतलब बच्चे की नींव अच्छी करनी है, खेल कूद के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, इस तरीके से बच्चे को समझाया जाएगा और उसका दिमाग को विकसित किया जाएगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 स्टेज है, थर्ड जो मैंने 5 धन 3 का, तो अगला 3 जो होगा वो क्या होगा, क्लास 3, 4 और 5 के लिए होगा। ठीक है। अगला जो 3 साल होगा वो 3, 4 और 5 के लिए होगा, तो 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद अब यहाँ पे बच्चों को एक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट यहाँ पे दिए जाने बैठे हैं। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, तो इस तरीके के सब्जेक्ट के यहाँ पे बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया जाएगा। उसके बाद अगली जो स्टेज आएगी 5+3+3, अगले से इसके बाद 3 साल का जो मिडिल स्टेज को बोला गया है, यानी 6 से 8 के स्टेज, जहाँ पे व्यापारिक शिक्षा बच्चे को दी जाएगी। व्यापारिक शिक्षा जैसे कि कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, कोडिंग का जो भाग सिखाना हो गया, और जैसे कि बच्चों को अलग तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं कि ऐप कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके, यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से बच्चों को समझाना है, कंप्यूटराइज तरीके से बच्चों को समझाना है, ताकि उनको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान उनको वहाँ पे दिया जा सके। ठीक है, 6 से 8 के बच्चों को। अब छठी जो बच्चों को प्रोफेशनल स्किल की, मैं जैसे आपको बताया था कि व्यापार परक शिक्षा बनाना है, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी की जाएगी। ठीक है। चौथी स्टेज जो होगी वो कक्षा 9 से 12 की होगी, जहाँ पे 4 साल का होगा। ठीक है। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी कि वो विषय कोई भी चुन सकता है। ठीक है। साइंस या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ सकेंगे, आज़ादी होगी। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो लफड़ा जो अभी तक हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में स्ट्रीम साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस तरीके से हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, तो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। तो यानी कि अब जब क्लास 9 से 12 तक बच्चे को विषय चुनने के साथ साथ उसको विषय की समझ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि डीप नॉलेज का होना चाहिए। इसके लिए इस तरीके से काम किया जाएगा कि बच्चे का वहाँ पे हर अपने विषय में एक अच्छे पकड़ बनी रहे। ठीक है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति के बावजूद पहले बच्चों में 5 साल के फाउंडेशन को गुजरना, मतलब जैसे प्राइवेट का था कि एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास, तो वो ही अब गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा। डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में क्या था, पहले से पहली क्लास में जाता था बच्चा। ठीक है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल तथा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। जो आखिरी साल जो फाउंडेशन शिक्षा के होंगे वो पहली और दूसरी कक्षा के। देखिए 5 साल है ना, तो 3 साल आपका प्राइमरी आंगनबाड़ी से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर एलकेजी यूकेजी जो भी आप उसका होता है। ठीक है। और उसके बाद जो +1 मतलब अगला 1 साल फर्स्ट क्लास और अगला 1 साल सेकंड क्लास के लिए होगा। ठीक है। यानी स्कूली सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले भी 5 लेवल और बनेंगे। ठीक है। तो 5 तक के यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे शिक्षा होगी फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तक के लिए। तो 5+3 जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14, और चौथा जो 14 से 18 साल का निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि छठी कक्षा से जो परीक्षा जो शिक्षा होगी वो रोजगार परक होगी, मतलब बच्चों को इस तरीके से प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा, प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन को दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेज हो गया का निर्माण कैसे किया जाता है, या ऐप वगैरह हम कैसे बनाया जाए, तो इस तरीके से बच्चों को एक स्किल वाली शिक्षा यहाँ पे प्रोफेशनली यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, कि कस्तूरी रंगन की जो शिक्षा समिति ने आई हुई है। ठीक है। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। नई शिक्षा जो नीति होगी उसमें बेरोजगारी कम करने की यहाँ पे बात की गई कि बच्चा यहाँ से अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके, कि ताकि आगे जाकर वो नौकरी के ज़रूरी और प्रोफेशनल शिक्षा के साथ अपनी नौकरी पा सके, या अपने आप अकॉर्डिंग ही। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं आसान होंगी। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में महत्व को कम कर दिया गया है। ठीक है। और कई अन्य अहम सुझाव दिए गए, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे 9th से क्लासेस होगी वो 9 से 12 वो सेमेस्टर वाइज होगा यहाँ पे। ठीक है। मतलब एक बार में ही नहीं होगा, 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी, सेमेस्टर वाइज होगा।
बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों को रटने की प्रवृत्ति से खत्म की जाए। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं, ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल जाती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया कि वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूल के आधार पर बोर्ड परीक्षाएं भी अब की जाएंगी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि 5वीं तक की जो कक्षा होगी, देखिए अब जो त्रिभाषाई फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे जो कमीशन आए हुए हैं आपके पास, दीक्षित आयोग जो है, ठीक है, सेलर कमीशन वगैरह जो भी हमने अभी तक आए हैं, विश्वविद्यालय आयोग जो है, शिक्षा संबंधी अगर आप यूटेट सीटेट की आप तैयारी करें तो आपको अच्छे से इस चीज़ों के बारे में पता होगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो आप आपके पास जो शिक्षा का विकास जो होगा वो अब यहाँ पे जो 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी, अब मातृभाषा में होगी। मतलब त्रिभाषाई जो फॉर्मूला हम अपनाते हुए आते हैं अभी तक का, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और एक मातृभाषा, तो वो चीज़ अब भी जारी रहेगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के था कि इंग्लिश को कम करना है और मातृभाषा को बढ़ावा देना भी यहाँ पे एक इसका हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों को परफॉर्मेंस का आकलन। तो बच्चों का जो परफॉर्मेंस का आकलन जो होगा तो उनकी कैरिकुलम एक्टिविटीज़ से लेकर हर तरीके से किया जाएगा। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा और तीसरा शिक्षक करेगा। ठीक है, एक स्वयं छात्र करेगी कि वो क्या और किस तरीके से कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू, दूसरा उसका सहपाठी करेगा कि कितना है, और तीसरा शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल असेसमेंट जो है सेंटर जो होगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है स्टैंडर्ड सेटिंग के तौर पर हम बोल सकते हैं इसको, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा। तो परख का यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख लीजिए। परख मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे स्थापना की जाएगी, जो कि बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके गरीब जो पढ़ाई छोड़ चुके जो गरीब करीब 2 करोड़ के जो बच्चे हैं उनको फिर से दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि अगर आपने मान लीजिए कि जैसे अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आपने कोई बीटेक किया, 4 साल का आपने बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी, 3 साल का बीटेक किया आपने, आपको लगा ये चीज़ नहीं करनी, अब आप चाहते हैं कि मैं LLB करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, LLB करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने 1 साल किया तो आपको यहाँ पे 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। देन उसके बाद आपने LLB का आपको 2 साल के बाद आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, आप बीएड में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा यानी कि आपको जो आपने बीटेक किया वो 1 साल का उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने LLB किया 2 साल का उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और बीएड किया उसका भी सर्टिफिकेट। तो मतलब आप मल्टीपल एग्जिट यहाँ पे आप हो सकते हैं, यानी कि जो आपके पास जो हर चीज़ यहाँ पे जो है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, एग्जिट सिस्टम रखा गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी कि बहुत सारे प्रवेश एवं निकासी, यानी कि बहुत सारे हम उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि जैसे कई बार हो जाता था कि आपने 3 साल का बीटेक या 4 साल का बीटेक कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो आपको 1 साल के बाद आपको लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपने वो छोड़ा, तो आपको पूरी 1 साल की मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवस्था लागू की गई है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपके पास आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। तो मतलब आपके पास क्या होगा कि जो आपने 1 साल का किया है, आपने 1 साल के बाद छोड़े तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल तक का कोर्स किया, उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 से 4 साल के बाद आपको अगर 3 साल किया तो डिग्री 4 साल का पूरा करेंगे तो फिर आपका तो ऑलरेडी पूरा हो जाएगा, तो डिग्री मिल जाएगी। तो ये छात्रों के हित में सबसे बड़ा फैसला, सबसे बेस्ट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो 3 साल अब यहाँ पे जैसे दिया गया कि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए और उनके हायर एजुकेशन नहीं लेना और शोध में नहीं जाना है। तो वहीं अगर हम बात करें शोध में जाने वाले 4 साल की डिग्री करनी होगी, तो फोर्थ यहाँ पे 4 साल की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे। ठीक है, 1 साल का MA कर सकते हैं वो। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स में 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। MPhil को खत्म कर देगा। देखिए MPhil को खत्म कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। MPhil पहले क्या होता था कि MA होता था, MA करने के बाद आपको MPhil करना पड़ता था, MPhil करने के बाद ही आप PhD कर पाते।
ठीक है। पीएचडी आप तभी कर सकते हैं जब एमफिल करेंगे, लेकिन अभी आप यानी कि डायरेक्ट एमए के डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बीएड जो होगा वो 4 साल का होने वाला है। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षा बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों को समीक्षा और संशोधन 2030 में होगा। तो इस नीति का जो के अनुसार जो पेशेवर जो मानक जो भी तैयार किया गया उसका संशोधन जो होगा या उसकी समीक्षा जो होगी, जांच होगी 2030 में कि कितना सही रहा है कितना गलत रहा है, और इसके प्रत्येक 10 वर्ष में होगा, और उसके बाद जो होगा प्रत्येक 10-10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी कितना ये जो जितने भी यहाँ पे भी हमने जो भी रिकॉर्ड है, जो भी नए रूल्स बने हुए हैं, ये कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शिता प्रक्रिया में के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता जो होगी वो आधारित होगी, पदोन्नति की जो योग्यता होगी वो आधारित योग्यता पर आधारित होगी, ठीक है। कई स्रोतों से समय से कार्य प्रदर्शन का आकलन भी किया जाएगा। कई जो स्रोत होंगे तो उनके कार्यों का आकलन भी किया जाएगा, टीचर्स जो भी होते हैं, ठीक है, और उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन जो होगा वो उनकी योग्यता पे आधार पर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नई नीति में एमफिल खत्म कर दिया गया, एमए के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल आपको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेंगी एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि यूजीसी आईआईटी जो एएसआईटी जो है उसी को ख़त्म कर दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों का स्वायत्तता 15 से देकर 15 साल में विश्वविद्यालय की संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मतलब हर जगह अब एक जैसा कोर्स रहेगा, यानी कि अगर आप बिहार में पढ़ रहे थे, बिहार ऐसा नहीं कि बिहार में कोई और चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और चल रहा है, उत्तराखंड में कुछ, तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया गया है। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, यानी कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑफर किया गया, लेकिन जरूरी नहीं कि अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी, ठीक है। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो प्री प्राइमरी लेवल के लिए जो स्कूल में, जैसा मैंने आपको बताया, खेल कूद के माध्यम से और पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। तो स्कूल में 10-10 बड़े सुधार का मोहर लगाई गई है। ये नई शिक्षा नीति के तहत के तकनीकी इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसके तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और आकलन के जो सुनिश्चित किया जाएगा जो है। मिडिल कक्षाओं की परीक्षा पूरी तरह बदल जाएगी, कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी, ठीक है। नहीं सकते स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के तंत्र, तो खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी, ठीक है। और मौजूदा इंस्पेक्टर राज जो चल रहा है, जो भी मनमानी फीस वसूली जो होती है वो भी चल रहा है, वो खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। तो अभी जो प्रेजेंट में अलग अलग नियम चल रहे हैं और सबके लिए एक जैसा नियम होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। सभी तरह के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को जो है कि वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत क्या गया नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा, ठीक है। 2030 तक हर जिले में उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित होगा। शिक्षक या शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा की क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट जारी किया जाएगा। जो ऑनलाइन शिक्षा होगी उसका कंटेंट जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब होगा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों आदि छात्रों को डिजिटल संस्थानों के जरिए ही क्या किया जाए, योजना में शामिल किया जाए। मतलब कुल मिलाकर डिजिटल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा नीति के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक योग, सेवा जैसे विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इनके सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर यहाँ पे दिया गया है। हर जिले में कला, करियर और जो भी यहाँ पे दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि के जरिए भी विभिन्न ऐपों के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाया जाएगा ताकि बच्चे उसमें क्या ले सकें, इंटरेस्ट ले सकें, ठीक है। और अब ये हमारे यहाँ का जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो हैं के लिए अलग अलग नियम हैं, तो उसके लिए सबके लिए एक जैसे नियम बनाए जाएंगे। MHRD का नाम बदला, जिससे मैंने आपके बात बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे है। त्रिभाषीय फॉर्मूला के बारे में आपको जैसे बताया कि जो 3 भाषाएं हम यहाँ पे अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं उस चीज़ को भी यहाँ पे लेके चलेंगे। त्रिभाषीय फॉर्मूले भी एक विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी जबरदस्ती, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है ताकि अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ सके, ठीक है।
विद्यार्थियों के एक श्रेष्ठ एक भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और बहुत सारी क्या हो गया भाषाओं को सिखाने का भी यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का भी विस्तार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत विदेशी स्कूलों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा और पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को भी बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, जो अभी जो बुधवार को यानी कि जो भी यहाँ पे भी 28 को, तो 30 को, 29 को, जो भी यहाँ पे 29 को जो भी यहाँ पे फैसले लिए गए हैं, नई सरकार नीति जो बनाई गई है वो किस तरीके से काम करेगी, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे रखी गई है। कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो 3.5 करोड़ सीटें और जोड़ी जाएंगी। और जैसे कि IITs और IIM है, यहाँ पे IITs और IIM के जो थ्रू जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मतलब मेरूज़ की स्थापना यहाँ पर की जाने वाली है। उच्च शिक्षा स्थान के लिए जैसे शोध संस्कृति और शोध क्षमता के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का भी गठन किया जाने वाला है। ठीक है। और बात करें यहाँ पे जैसे कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो मानक होगा वो एक समान होगा। और दूसरी बात यहाँ पे सेमेस्टर वाइज और सबसे पहले स्ट्रीम सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम आप बात करें तो हम साइंस, अभी तक हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर कोई साइंस का विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहा है तो वो इतिहास पढ़ सकता है, कोई और सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है। अगर कोई हिस्ट्री सिविक्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स साइड का स्टूडेंट है, वो क्या करता है साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मतलब कि स्ट्रीम के अंदर बंधा नहीं रह गया, वो सर्वांगीण विकास का हो सकता है। ठीक है। 5वीं तक की कक्षा मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मातृभाषा में चलेंगी। ठीक है। 2, 6 और 9 तक की जो शिक्षा है जैसे मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर वाइज चलेंगी। 10th और 12th के बोर्ड जैसे अभी तक चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी शिक्षा नीति बनाई गई है। आगे भी जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।